के साथ जाने माने पत्रकार श्याम अलावा साहब हैं और सब अपने अलग अलग तरीकों से एक चिंतन मंथन कर रहे हैं कि आखिरकार कांग्रेस की हरियाणा विधानसभा चुनावों में जो कोलैप्स हुआ है, जो एकदम से ये बताया जा रहा था कि सत्ता की दहलीज पर है, एकदम से वहां से बीजेपी इतने बड़े बहुमत के साथ सरकार बना गई, तो एक आकलन है वो तमाम लोग हैं वो कर रहे हैं। इसी मुद्दे पर श्याम अलावा साहब के साथ हैं, हम चर्चा करेंगे कि आखिर सत्ता की दहलीज पर जिस पार्टी को बताया जा रहा था, आखिर वो बहुमत से इतना दूर है, वो कैसे रह गई, बीजेपी सरकार है कैसे बना गई, क्या कुछ कारण रहे और इस हार की जिम्मेवारी आखिर है वो किसे लेनी चाहिए, कई मुद्दे हैं। श्याम जी, सबसे पहला सवाल, पूरा हरियाणा यही जानना चाहता है, तमाम एग्जिट पोल्स हैं यही कह रहे थे, हालांकि कुछ कुछ ग्राउंड के हालात हैं वो अलग बताए जा रहे थे। अपने गृह क्षेत्र में कहा जा रहा था कि दीपेंद्र हुड्डा फंस सकते हैं, परिणाम भी कुछ कुछ ऐसा ही आया। किन चीज़ों को दीपेंद्र हुड्डा दरकिनार कर गए कि सत्ता की दहलीज पर होते हुए भी इतना दूर है वो हो गए? देखिए, ये जो विधानसभा चुनाव रहा वो किसी एक व्यक्ति की विशेष की जो है गलतियों का परिणाम नहीं है, वो छोटी छोटी भूल है। वो एक शेर है, लम्हों की खता सदियों ने पाई। ये लम्हों की खता है जो सदियों ने पाई है। लम्हे मतलब छोटे छोटे किरदार। कांग्रेस पार्टी के जो किरदार हैं, अलग अलग कैरेक्टर हैं, अलग अलग व्यक्तित्व हैं, ये उनके जो छोटी छोटी कमियां रही हैं वो पूरी पार्टी को भुगतनी पड़ी है। इसमें कई मुद्दे हैं, उन मुद्दों में से एक मुद्दा जो सबसे अहम और सबसे जो खतरनाक साबित हुआ, मैं मानता हूँ, वो है कि प्यादों को बचाने के लिए राजा और मंत्री जो है वो फना हो गए। जो सह और मात का खेल था उसमें सह जो है वो प्यादों को बचाने के चक्कर में राजा को मिली है। प्यादे कहने का मेरा अर्थ जो है वो, अगर हम कहें कि रोहतक, झज्जर और सोनीपत जो गढ़ है, उस गढ़ के जो विधायक हैं, जो सीटिंग और गेटिंग का जो फॉर्मूला दिया गया, वो विधायक जो अपने क्षेत्र में कहीं ना कहीं कमजोर थे, उनको बचाने के चक्कर में दीपेंद्र हुड्डा और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को जो है ओवर टाइम लगाना पड़ा, जिसकी वजह से वो बाकी हरियाणा को समय नहीं दे पाए। और वही मुख्य कारण रहा कि कई बहुत सी सीटें ऐसी रही कि वो सिर्फ उनके हाजिरी ना लगने की वजह से वो लूज कर गए। तो मेन जो कारण रहा, आप देख सकते हैं, चाहे बहादुरगढ़ है, चाहे बेरी है, चाहे झज्जर है, चाहे बादली है, 5-5, 6-6 जो बार जो है दौरे दीपेंद्र हुड्डा के, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के अलग अलग दौरे, और उसके बावजूद भी इलेक्शन से एक दिन पहले भी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है छारा में रैली करते हैं 2 तारीख को। उसके बाद अलग अलग, उससे पहले भी झज्जर के कबलाना में हुई, मास्कनेल में हुई, बादली में हुई, उससे पहले भी रैली हुई। उससे पहले सांसद दीपेंद्र हुड्डा के कई गाँव के जो दौरे बादली के हुए, कई के बहादुरगढ़ के हुए, कई के झज्जर के हुए, कई के बेरी के हुए। ये जो समय लगा, इसी तरह रोहतक में जो समय जो बाहर यूज होना चाहिए था वो अलग अलग विधानसभाओं में कई दिन लगाने पड़ गए, कई दौरे हो गए। कहीं आप जो है वो असंध की तरफ दौरे पे हम जो दीपेंद्र हुड्डा, और अचानक उनको रोहतक झज्जर में आना पड़ रहा है। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहबाद की तरफ दौरे पे अचानक उनको झज्जर में आना पड़ रहा है। ये जो समय की जो बर्बादी हुई, मिसमैनेजमेंट तो नहीं कहूंगा मैं इसको यही का जो मैंने आपको पहले वर्ड कहा वो वही है, रियलिटी वही है कि प्यादों को बचाने के लिए वजीर और राजा जो है फना हो गए। इसका मुख्य कारण मुझे तो यही लगता है। एक और मुद्दा काफी चर्चा में रहा, पर्ची खर्ची को लेकर हमेशा संदेह के घेरे में रही है हुड्डा सरकार। बीजेपी ने काफी इस मुद्दे को भुनाया और अब जो बीजेपी के जो उम्मीदवार थे उन्होंने खुद इस मुद्दे को काफी हवा दी, चाहे शमशेर गोगी आप कह लीजिए, एनआईटी से जो नीरज शर्मा थे उन्हें कह लीजिए, और चक्रवर्ती शर्मा, उन्होंने खुलकर ये कहा। बीजेपी ने काफी वायरल इसको किया। क्या ये उसमें कांग्रेस के खिलाफ गई ये सारी बातें? अकेला ये नहीं है, ये जो क्या होता है कांग्रेस पार्टी के लिए सबसे जो कमजोर कड़ी मैं मानता हूँ कि जो छोटे नेता है, सेकंड लाइन के, जिनको नेता का इसके छोटे तो वर्ड गलत है, जो सेकंड लाइन के नेता या थर्ड लाइन के नेता है, वो जो बयानबाजी करते हैं वो कांग्रेस पर भारी पड़ती है। और उसका समय पे उसको कंडम ना किया जाना, वो कहीं ना कहीं जो है वो एक काफी बड़ा नुकसान करने वाली साबित होती है। और कांग्रेस पार्टी कभी भी उससे सबक नहीं लेती, वो सबक लेने की तब सोचती है जब उससे नुकसान हो चुका होता है। अब उन्होंने तो अपने बयानों में कहा है, जिन लोगों के आपने नाम कहे, हमारे रोहतक झज्जर में, अगर झज्जर में जिले की बात कहूँ तो हमारे विधायक जो है वो वर्तमान विधायक, वो लोगों की छाती नापने में लग गए थे।
लोगों को ये बताने लगे तेरे को जो है सब इंस्पेक्टर लगाऊंगा, वहां का 4 दिन दिलवाऊंगा तेरे को, वहां तेरे को फूड एंड सप्लाई इंस्पेक्टर लगवाया जाएगा, वहां तेरे को ये लगवाया जाएगा। जो है छाती नापने वाला जो एक परफॉर्मा था जिस पर उन्होंने काम किया, उन्होंने गले नापने का काम कर दिया चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का। ये जो छाती नापने वाली चीजें हैं, इन्होंने यहाँ तो माहौल बना दिया लेकिन बाहर माहौल बिगाड़ने का काम किया, और जिसका खामियाजा आज कांग्रेस पार्टी को उठाना पड़ रहा है। तो ये चाहे बयानबाजी आप कह लो, चाहे स्थानीय लेवल पर अपने फायदे के लिए बड़े फायदे का नुकसान करने वाली चीज क्या करो, वो चीजें जो है इस चुनाव में भी निकल के आई है, जिसका समय रहते अगर खंडन कर दिया जाता या समय रहते उनके ऊपर जो है कोई टिप्पणियां की जाती आला कमान की ओर से या पार्टी संगठन की ओर से या सेंटर की तरफ से भी, जो सुप्रीम है राहुल गांधी या प्रियंका गांधी या सोनिया गांधी या खड़गे जी द्वारा इस तरह की जो बातें निकल के आई थी, उनका अगर समय से रहते हुए अगर खंडन कर दिया जाता तो इतना बड़ा नुकसान होने की संभावना ही नहीं थी। ये भी उसमें एक अहम कारण रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मुझे याद है कि कबलाना में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा आए हुए थे, गीता भुक्कल ने वहां पर रैली के लिए, एक जनसभा के लिए बुलाया था जी, और वहां मैं भी मौजूद था, आप भी थे, और आपने उस पर एक प्रोग्राम भी किया था कि ये खाली कुर्सियां काफी कुछ कह रहे हैं, मतलब अपने घर में उलझते हुए नजर आ रहे हैं, बहुत ज्यादा मेहनत है इन विधायकों के लिए, है वो मशक्कत है वो करनी पड़ रही है। बाकी हरियाणा में अगर देखें तो कोई भी मीडिया हाउस है शायद उस सच्चाई को नहीं दिखा रहा था, सभी लोग काफी आगे है वो कांग्रेस को दिखा रहे थे, तो आखिर मीडिया क्यों नहीं भाप पाई? जो ग्राउंड के हालात है उससे क्या कारण मानते हैं आप? देखिए ये मीडिया मैनेजमेंट थी, भाप सब कुछ रहा था लेकिन कहने की हिम्मत कोई नहीं कर पा रहा था जी। वो नाराजगी मोल नहीं लेना चाह रहे थे कि कहीं हुड्डा साहब नाराज ना हो जाए, कहीं दीपेंद्र जी नाराज ना हो जाए, कहीं स्थानीय विधायक जो है वो नाराज ना हो जाए। सबको ये लग रहा था कांग्रेस की सरकार आने लग रही है, क्यों स्थानीय विधायक को नाराज किया, क्यों दीपेंद्र हुड्डा जी को नाराज किया, क्यों भूपेंद्र हुड्डा जी को नाराज किया। वो नाराजगी मोल ना लें, इसलिए वो अच्छे अच्छे चीजें दिखाने में जो उन्होंने ये एक चीज निकाल कर लाई कि हम अच्छा अच्छा ही दिखाते हैं। जो आपने और मैंने जो बात कही और आपने भी उसको उठाया था, मैंने भी उठाया था, चाहे वो बादली विधानसभा क्षेत्र में बाहर के दूसरे डिस्ट्रिक्ट की गाड़ियां भीड़ में लाई गई हो या कबलाना गांव की जो कुर्सियां खाली रही, वो मैं चौधरी भूपेंद्र हुड्डा की वजह से खालियां नहीं मानता, वो स्थानीय विधायक की वजह से खालियां रही। जब हमने स्थानीय लोगों से बात की तो गांव के आसपास के गांव के लोगों ने कि हमारे पास सूचना तक नहीं थी, यानी कि वो मिसमैनेजमेंट थी, वो अलोकप्रियता हम उसको नहीं कहेंगे कि वो दीपेंद्र हुड्डा की या भूपेंद्र हुड्डा की अलोकप्रियता थी, वो अलोकप्रिय नहीं थी, वो सिर्फ एक मिसमैनेजमेंट थी जिसकी वजह से ये हुआ। लेकिन वो मिसमैनेजमेंट भी नहीं होनी चाहिए थी और वो मिसमैनेजमेंट थी, इसलिए भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा को जो है इन रोहतक झज्जर में जो टाइम लगाना पड़ा, सोनीपत में टाइम लगाना पड़ा। तो हालांकि रोहतक झज्जर को तो बचा के टाइम लगा के, लेकिन सोनीपत को फिर भी नहीं बचा पाए। उसका मेन रीजन यही रहा कि समय जो है वो इन लोगों ने बहुत ज्यादा खा लिया और उसकी अहम जो वजह रही वो यही रहा सिटिंग और गेटिंग वाला। अगर ये नए चेहरे इनकी जगह होते तो मेरा ये मानना है कि किसी भी जगह जिस तरह कलोई में वो चौधरी भूपेंद्र हुड्डा को जाने की जरूरत नहीं पड़ी, इसी तरह रोहतक झज्जर में भी आने की जरूरत नहीं पड़ती। बहादुरगढ़ को आपने ग्राउंड से कवर किया आपकी बार इस चुनाव को, और शुरुआत से आपने कई मीडिया चैनल्स पर यह कहा कि राजेश जून का चुनाव है वो अच्छा लग रहा है, राजेंद्र जून शायद ही है वो चुनाव मुकाबले में आ पाए। बिल्कुल ऐसा ही हुआ, 42,000 की एक बड़ी जीत है राजेश जून की हुई। लेकिन अब लोग ये कह रहे हैं कि राजेश जून जब दीपेंद्र सिंह हुड्डा के ही आदमी थे तो गांवों गांवों में राजेंद्र जून को लेकर जनसभाएं की, इवन दैट राहुल गांधी को लेकर भी दीपेंद्र हुड्डा है वो बहादुरगढ़ तक आ गए। आज राजेश जून बीजेपी के खेमे में है, वो जा चुके हैं। तो ये क्या इसे दीपेंद्र हुड्डा की अपरिपक्वता कहेंगे, क्या नाम देंगे आप इसे? नहीं, इसमें अपरिपक्वता नहीं है। दरअसल मैंने जैसे कहा सिटिंग और गेटिंग वाला जो मामला था वो अगर बहादुरगढ़ को अलग निकालते तो भी एक गलत मैसेज जाता, भेरी को अगर निकलते तो गलत मैसेज था। जब 28 के आप 28 को सिटिंग को दे रहे हैं तो आप बहादुरगढ़ को अलग नहीं निकाल सकते। वो एक राजनीतिक मजबूरी थी कि वो उनको जो है टिकट दिया जाना। एक आदमी को अगर अलग निकालते हैं तो एक अलग मैसेज जाता है उसका, वो अपरिपक्वता नहीं कहेंगे, वो हालात की मजबूरी कह सकते हैं। हालांकि पहले यह आश्वासन दिया गया था, राजेश जून भी कहते हैं कि आपको टिकट दी जाएगी, लेकिन परिस्थितियों की जो मजबूरियां थी उसकी वजह से उनको जो है टिकट नहीं दे पाना वो इनके लिए एक बहुत बड़ा नुकसानदायक। भविष्य में कितना नुकसान होगा इसका? देखो भविष्य तो विधानसभा और लोकसभा चुनाव जो है उनके मायने अलग अलग होते हैं, उनके जो क्राइटेरियाज हैं, उनके जो टॉपिक्स हैं या उनके जो एजेंडे हैं वो बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। लोकसभा में राष्ट्रीय मुद्दे होते हैं, विधानसभा में स्थानीय मुद्दे होते हैं और स्थानीय में भी लोकल गाँव तक के मुद्दे होते हैं, ग्राम पंचायत तक के मुद्दे, वार्ड तक के मुद्दे होते हैं कि वो वार्ड, उस वार्ड जाति के लोग वहां जा रहे हैं, उस वार्ड के लोग वहां जा रहे हैं तो वो वहां जा रहे हैं। तो ये चीजें अलग है।
जो भादगुड़ विधानसभा क्षेत्र है इसमें कोई दो राय नहीं है, उसने अपना रिएक्शन दिया है। वो रिएक्शन चाहे कैसे भी आया हो, चाहे वो दीपेंद्र हुड्डा या भूपेंद्र हुड्डा जी के जो डिसीजन था उसकी वजह से हो, या राजेश जून की मेहनत, वो राजेश जून की मेहनत में कहीं ज्यादा मानता हूँ, क्योंकि वो पिछले 5 साल से लगातार लोगों में जुड़े हुए हैं। 40,000 महिलाओं के उन्होंने समूह बना रखे हैं, तो 40,000 महिलाएं तो उनके साथ से डायरेक्ट जुड़ी हुई, यानी कि परिवार। और एक परिवार में अगर हम 2 वोट भी लगे तो 80,000 हो गए। 80,000 लोग तो सीधे सीधे राजेश जून से जुड़े हुए हैं, तब हम उसको कमजोर कैसे मान सकते हैं? ये राजेश जून किया अपना निजी जो है वो मेहनत है, उसमें राजेंद्र जून को अगर मैं ये मानता हूं कि अगर दीपेंद्र हुड्डा और चौधरी भूपेंद्र हुड्डा अगर इतना समय नहीं लगाते तो हो सकता है वो चौथे नंबर पे मिलते। ये उनकी बार बार आने की वजह से ही है कि आज भी राजेंद्र जून है वो फाइट में रहे हैं। दीपेंद्र हुड्डा के लिए कितना बड़ा ड्रॉबैक है इस तरह के चुनाव परिणाम, कितनी पीछे गई है उनकी राजनीति? देखिए, राजनीति में नुकसान हुआ, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये नुकसान, हालांकि समय अभी 5 साल है, शुरुआत है अभी, अब वो किस तरह से मैनेज करते हैं वो उनके हाथ की बात है, लेकिन आज नुकसान हुआ उसमें कोई दो राय नहीं है। खास तौर पे जो पुराना रोहतक, हम कहेंगे रोहतक जज्जर सोनीपत की जो बात कहेंगे वो नुकसान, उसके अलावा जो अदर जाट बेल्ट है या जीटी रोड या अहिरवाल, जहां हम ये मान के चल रहे थे कोसली के बाद कि लोकसभा के बाद कि कोसली में 75,000 को हमने जो है उन्होंने कवर किया, वापस आए, तो कोसली में भी ये मान के चले थे कि कहीं ना कहीं जो है वो जगदीश यादव आगे आएंगे, लेकिन वहां भी जो है एक इफेक्ट रहा रावेंद्र जी का, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो कहीं ना कहीं सिकुड़े हैं, और ये सिकुड़न अगर अगले 5 साल में, टाइम बहुत है उनके पास, हालांकि ये 4.5 साल में उस सिकुड़न को दूर करने का उनके पास पर्याप्त समय है, रिवाइव करने का, अपने आप को समझने का, जहां जहां खामियां रही, चाहे वो ब्लॉक लेवल पर रही, चाहे विधानसभा लेवल पर रही, चाहे डिस्ट्रिक्ट लेवल पर रही, उन खामियों को दूर करने का, जो जो उनके ड्रॉबैक रहे, जो बैरियर्स रहे, उनको ऑब्जर्व करने का, उनको एक समय के हिसाब से एडजस्ट करने का कि हमारी खामियां कहाँ थी, हम अच्छे कहाँ थे, उनको मैनेज करने का। तो अभी 4.5 साल में अभी ये नहीं कहूँगा कि उनको आने वाले समय में बहुत ज्यादा नुकसान होगा, ऐसा नहीं है। क्या दीपेंद्र सिंह हुड्डा का वही सम्मान उनके कार्यकर्ताओं के बीच में रहेगा जो पहले था? क्या वो उनको जितना बड़ा लीडर मानते थे, क्या इस चुनाव के बाद क्या उनका कार्यकर्ता उनको इतना ही बड़ा लीडर क्या वो मान पाएगा अंदर से? नहीं, देखो, तो इस विधानसभा, मैंने आपको फिर बताया, पहले बताया कि विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव के अलग अलग मायने होते हैं। सांसद दीपेंद्र हुड्डा आज अकेला झज्जर या रोहतक का नेता नहीं है, वो पूरे हरियाणा लेवल पे अब अपनी एक पहचान बना चुका है। उससे हम छोटी बहुत नाराजगी हो सकती है समय के साथ, ये नहीं कह सकते कि वो उसके कार्यकर्ता छोड़ के भाग गए होंगे या भाग जाएंगे, ऐसा नहीं है। वो कई, मैं हालात वही कर रहा हूँ। अब कोई विधानसभा आप ले लीजिए, झज्जर विधानसभा में 20-30 लोगों का ऐसा गुट था जो स्थानीय विधायक गीता बुकल जी से नाराज चल रहा था, लेकिन दीपेंद्र हुड्डा से नाराज नहीं था। हम ये तो नहीं कह सकते कि वो दीपेंद्र हुड्डा छोड़ के भाग जाएंगे। बेरी में डॉक्टर वीर कांड से एक जो है 20-30 जो कार्यकर्ताओं जो टेक्टार्थी भी थे, वो एक नाराज गुट था, लेकिन फिर भी साथ खड़े दिखाई दिए। हम ये नहीं कह सकते कि वो दीपेंद्र हुड्डा छोड़ के भाग जाएंगे। बादली में 18 टेक्टार्थी थे, कुलदीप को टिकट दे दी गई, चुनाव भी जीत गए, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि उनके जो है नाराजगी है वो ये यहाँ तक साबित करेंगे वो उनको छोड़ के भाग जाएंगे। तो दीपेंद्र हुड्डा को उस लेवल का नुकसान नहीं होने जा रहा। हाँ, कुछ नाराजगी है, वो नाराजगियां समय के अनुसार जो है खत्म हो जाएंगी। अभी समय बहुत लंबा है, अभी शुरुआत है, 4.5 साल का, आप लोकसभा का मान के चले तो 4.5 साल से ज्यादा है। क्या कांग्रेस आला कमान जो केंद्र की कांग्रेस है उसके सामने क्या वही तवज्जो दीपेंद्र हुड्डा को मिलेगी? क्या वही कद दीपेंद्र हुड्डा का रहेगा अब राहुल गांधी की नजरों में, या उसमें कुछ थोड़ी बहुत गिरावट है वो देखी जाएगी? देखिए, समय हर चीज का इलाज है, हर चीज का मरहम समय होता है, और इस जो ये अकेला दीपेंद्र हुड्डा की हार नहीं है, कांग्रेस पार्टी की हार, अकेली चौधरी भूपेंद्र हुड्डा की हार नहीं है। ये हार कांग्रेस पार्टी के अलग अलग पैमानों पे अलग अलग जो नीति, जैसे आपने कहा कि गोगी का जो बयान आया, शर्मा का बयान आया कि वो नौकरियों को लेके, फिर शैलजा वाला एपिसोड हुआ, 1 हफ्ते तक वो प्रचार से बाहर रही, उससे भी काफी नुकसान हुआ, या अन्य जो और जो खेमेबंदी थी उसमें जो कई दिक्कतें आई, जिनको मैनेज करने में दीपेंद्र हुड्डा और भूपेंद्र हुड्डा को काफी समय लगाना पड़ा। टिकटों के वितरण के दौरान भी कभी जो है हरियाणा पर बारी में एडमिट हो गए, कभी कुछ हो गया, कभी कुछ हो गया, कभी खड़गे जी ने ये डिसीजन दे दिया, कभी राहुल जी आ रहे, तो जो मिसमैनेजमेंट हुई, एक तो ये बहुत बड़ा फैक्टर रहा टिकटों के वितरण में। अगर ये सिटिंग और गेटिंग का फार्मूला की बजाय ये 10-12 टिकट अगर बदल देते,
खासतौर पर पुराने रोहतक जैसे सोनीपत की, तो परिस्थितियां ये नहीं होती। क्या श्याम जी, काफी चीजें, काफी बातें हो रही हैं नेशनल मीडिया पर भी कि कांग्रेस की क्या कमियां रही, क्या इसे ऐसे नहीं देखा जा सकता कि बीजेपी की क्या खूबियां रही, कि किस तरह का चुनावी मैनेजमेंट उनका रहा, आधी सीटें लोकसभा में गंवा चुके थे लेकिन एकदम से प्रदेश अध्यक्ष दूसरा बनाया, मुख्यमंत्री चुनाव से पहले चेंज किया, किस तरीके से फिर से 6 महीने में चुनाव में आए, तो क्या इसे बीजेपी की खूबी नहीं कहा जा सकता है दीपेंद्र? बिल्कुल। कांग्रेस की कमियों पर ही हम बात कर रहे हैं। हाँ, असली मुद्दे पर आप आया। जो बार बार ये कहा जा रहा है नेशनल मीडिया में और स्टेट मीडिया में भी, लोकल मीडिया में भी, कि दीपेंद्र हुड्डा का फेलियर है, चौधरी भूपेंद्र हुड्डा का फेलियर है या कांग्रेस का फेलियर है, अकेला वो नहीं है। जो भारतीय जनता पार्टी है वो हमेशा एग्रेसिव मोड में रहती है, हर विधानसभा चुनाव में, लोकसभा चुनाव में। यहाँ भारतीय जनता पार्टी एग्रेसिव मोड में नहीं आई। उन्होंने परिस्थितियों को भापा कि कांग्रेस पार्टी किस वर्ग को, किस तबके को मैनेज नहीं कर पा रही है, उन्होंने उसको मैनेज किया। डीएससी समाज, आपका एससी समाज जो है वो कहीं नहीं छिटकने के लिए उनको ये इंतजार था कि जाट और विशेष तौर पर एससी में चमार बरादरी को तोड़ा जाए ताकि वो जो है गढ़ टूटे, और वो उसमें कहीं ना कहीं कामयाब रहे। ओबीसी में अगर नायब सिंह सैनी जी को मुख्यमंत्री बनाना, ये एक उनका बहुत बड़ा डिसीजन रहा भारतीय जनता पार्टी का। ओबीसी जो है वो अकेला सैनी समाज नहीं, ओबीसी की जितनी भी जातियां हैं नायब सिंह सैनी के बनने के बाद उससे जुड़ी है। ये कई चीजें हैं और उनमें उनके द्वारा लिए गए डिसीजन, चाहे वो ये आपके कौशल रोजगार के जो कर्मचारी हैं उनको जो एक पॉलिसी बनाया जाना, नई भर्तियों की घोषणा करना, अनेक वर्गों के लिए नई नई जो घोषणाएं भी बल्कि उनको लागू भी किया उन्होंने, स्कीमें जारी करना, ये उन्होंने कहीं ना कहीं मैनेज किया। उसके बाद जब चुनाव में, मैंने जैसे कहा कि चुनाव के दौरान जब उनको ये दिखाई दिया कि भारतीय जनता पार्टी को कि कांग्रेस पार्टी यहाँ कमजोरी में है, उन्होंने ये कमियां कर दी हैं, उन्होंने सिर्फ उन कमियों को पिक करके और वहां अपनी एनर्जी लगाई है। और वो एनर्जी लगाने की वजह से ही है कि आज भारतीय जनता पार्टी आज बहुमत के साथ खड़ी है और सरकार बनाने जा रही है। तो एक अकेला फैक्टर ये नहीं कि कांग्रेस की कमी है, भारतीय जनता पार्टी ने काफी अच्छे से मैनेज किया है। वो डिस्ट्रिक्ट वाइज, विधानसभा वाइज, आपके इलाके वाइज, अहिरवाल को आप देखें, राव इंद्रजीत को खुला छोड़ दिया, टिकटों में भी और प्रचार में भी। आप देख रहे कि 12 के 12 सीट निकाल रहे हैं। पावर ऑफ सेंट्रलाइजेशन जींद में देख लो आप, सोनीपत में देख लो आप, वो पावर का सेंट्रलाइजेशन नहीं किया उन्होंने पावर को बाहर हिस्सों में बांट दिया। और बांट दिया तो सब अपने अपने ताकत से लगे। कुमारी श्रुति जो देख लो आप, किरण चौधरी को खुला छोड़ा। आप भिवानी में देख लो, जींद में देख लो, आप भिवानी में देख लो, आप सोनीपत में प्रॉपर में देख लो, तो उन्होंने जो है ना पावर को सेंट्रलाइज करने की बजाय उनको जो अलग अलग टुकड़ों में बांट दिया। कांग्रेस में सेंट्रलाइज हुआ, यहाँ सेंट्रलाइज हुआ। तो मेन जो मुद्दा ये रहा कि बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी मजबूती और बड़े समझदारी से जिस चुनाव लड़ा है, जिसको कांग्रेस पार्टी अंडर एस्टिमेट कर गई। एक सबसे बड़ा सवाल या सबसे बड़ा डर ये है कि कहा जा रहा है यहाँ से अंत हो जाएगा दीपेंद्र हुड्डा की राजनीति का, या आगे कैसे सबक है लेके आगे बढ़ेंगे? दीपेंद्र, आप क्या कहेंगे? देखिए, राजनीति का अंत एक इलेक्शन में नहीं होता है। पिछले 30 साल से ये कह रहे हैं कि चौटाला परिवार की राजनीति खत्म होगी, क्या होगी है? नहीं। अब भी अभय सिंह चौटाला चुनाव हार गए, लेकिन आदित्य और अर्जुन जीत के आ गए। दुष्यंत पिछली बार 10 सीटें लेकर था, बिल्कुल साफ हो गए। हम ये थोड़ी मान लेंगे दुष्यंत बिल्कुल खत्म हो गए, उसका अगली बार फिर रिवाइव करें। इसी तरह दीपेंद्र हुड्डा को इस चुनाव से अगर चौधरी भूपेंद्र हुड्डा को और दीपेंद्र हुड्डा को ये मानेंगे लोग कि उनकी राजनीति खत्म होगी, तो मैं उनकी मूर्खता मानता हूँ। बिल्कुल नहीं है, ये एक समय का फेर है, ऊपर उतार चढ़ाव आते रहते हैं। वही इनका है कि हाँ, परिस्थितियों से इनको सबक जरूर लेना पड़ेगा कि वो कॉन्फिडेंट कहाँ थे, वहाँ उन्होंने एनर्जी कहाँ वेस्ट की, भविष्य में ऐसी चीजें ना हो, उनको उन्होंने जो है मैनेज करना पड़ेगा। नहीं तो अब जो कमियां रही हैं, वो कहते हैं ना, अगर जख्म को समय से ना संभाला जाए तो नासूर बन जाता है। तो अगर इन जख्मों को समय पर नहीं संभाला, यानी कि इनको साफ नहीं किया, तो ये नासूर बन जाएंगे। वो कैंसर के लिए कहा जाता है कि जिस शरीर के जिस अंग में कैंसर हो जाती है उसको काटना अच्छा होता है। संगठन देख पाएंगे अब कांग्रेस का? देखो, वो तो पार्टी का अंदरूनी मुद्दा है संगठन का, तो लेकिन अभी संगठन की जरूरत है। क्योंकि जरूरत क्यों है? अकेला एक जो पार्टी है वो एक व्यक्ति के नाम पे या एक विधायक के नाम पे नहीं चल सकती। उनको ब्लॉक लेवल पे, विलेज लेवल पे और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या स्टेट लेवल पे खड़ा एक मजबूत पिलरों की जरूरत होती है। भारतीय जनता पार्टी को आप देख सकते हैं, उनके अलग अलग विंग्स में सभी में
जिला स्तर पे, ब्लॉक स्तर पे, मंडल पे, पन्ना प्रमुख तक जो है ग्राउंड लेवल तक है। और कांग्रेस पार्टी जो है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी नहीं आ पाई। तो इसको अगर दोबारा से मजबूती से खड़ा होना है तो संगठन का जो है बनना जरूरी है, और उसकी अलग अलग विंग्स। मैं तो ये कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी से कांग्रेस पार्टी को सबक लेना चाहिए, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ने के लिए अलग अलग विंग्स बनाई जानी चाहिए। अकेला ये नहीं कि कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष या ब्लॉक अध्यक्ष या ग्राम अध्यक्ष, बल्कि कांग्रेस पार्टी की भी अलग अलग इकाइयां हो। मजदूर संघ एक उनके जो है वो उनके इंटेक है, कर्मचारी संगठन है, उनके मजदूर किसान संगठन है। वो जो संगठन है उनका भी साथ साथ ग्रोथ करनी पड़ेगी, और एक मजबूत संगठन जब तक नहीं बनेगा तब तक भारतीय जनता पार्टी से आंख बंद करके टक्कर नहीं ली जा सकती। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी वहां से सोचना शुरू करती है जहां राजनीतिक दल सोचना बंद कर देते हैं। श्याम जी, क्या ये सच्चाई है कि वाकई में राज की दहलीज से बिल्कुल करीब आकर कांग्रेस दूर हुई है, ये सब कुछ हवा में था? नहीं, अरे बिल्कुल आके दूर हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जैसा मैंने आपको कहा कि वो मिसमैनेजमेंट, कुछ गलतियां, कुछ और कॉन्फिडेंस, वो तमाम चीजें मिलकर है। वो इलेक्शन से 1 महीने पहले अगर हम जाते हैं तो हर जुबान पे, चाहे वो आम आदमी है, चाहे वो मीडिया के लोग हैं, चाहे वो राजनीतिक लोग हैं, चाहे वो क्यों ना भाजपा ही है। जेपी दलाल ने कहा था कि हम 60 दिन में सरकार गिरा देंगे, मतलब 60 दिन में सरकार बदल जाएगी। वो मान चुके थे कि सरकार आ रही है। यानी कि कांग्रेस नहीं, भाजपा भी मान रही थी कि कब कांग्रेस की सरकार आ रही है। लेकिन वो 1 महीने में जो समय बीता टिकट वितरण का या मैनेजमेंट का, या फिर जो है नेताओं का आपसी जो है थोड़ी वो मन फुटावा आए, जो अलग अलग एपिसोड निकल के आए, चाहे वो नौकरियों के ऊपर टिप्पणी हो, चाहे वो शैलजा का 1 हफ्ते तक बाहर रहना हो चुनाव प्रचार से, या अन्य जो चीजें निकल के आई, या चौधरी दीपेंद्र हुड्डा भूपेंद्र हुड्डा का एक एरिया में फंस के रह जाना, ये तमाम जो रीजन है वो धीरे धीरे निकल के आए हैं। और उसको कांग्रेस पार्टी समझ नहीं पाई कि हम कहाँ कमियां कर रहे हैं। उनको जो अगर कमियां महसूस भी हुई तो वो बहुत देर कर दी। जैसे राहुल गांधी जी की यात्राएं आई, वो बादगुड़ में भी आई, सोनीपत में भी आई, लेकिन वहां जहां जहां यात्राएं आई वहां जो है नुकसान हो चुका था। अब कोई ये कहे कि राहुल गांधी फेल हो गए, ऐसा नहीं है। वो नुकसान की भरपाई के लिए उनको लाया गया था कि हम इसको जो अगर लूज कर रहे हैं ताकि हम इसको मैनेज कर सकें। लेकिन वो मैनेज नहीं हो पाया क्योंकि वो काफी देर हो चुकी थी। अब देर होने की वजह से वो मैनेज नहीं हुई। वो अब कोई ये कह दे कि राहुल गांधी का जादू फेल खत्म हो गया, वो जो गोवाना की जलेबियों का अगर कोई कह दे कि मिठास कम होगी, ये जो चीजें हैं ये अपरिपक्वता की बातें हैं। मेरा मानना ये है कि जहां जहां लूज हुए हैं वो लूज हो चुके थे, तब राहुल गांधी की एंट्री हुई और वो उसको जो है भरपाई नहीं कर पाए। मेन मुद्दा ये रहा। हालांकि आने वाले समय में स्थितियां बदलेंगी, चीजें भी होंगी, लेकिन उनको ऊपर वो कांग्रेस पार्टी कितना उनको समझती है, कितना उनके ऊपर एक्शन लेती है, वो सेंटर को भी देखना होगा, स्टेट को भी देखना होगा। ये जिम्मेदारी किस पे तय की जाए? कांग्रेस किस पे तय करेगी? कांग्रेस की सबकी है। कांग्रेस पार्टी कोई भी पार्टी है, एक परिवार है, परिवार में अगर कोई हादसा हो जाता है तो ये नहीं कह सकते कि परिवार के मुखिया की वजह से हो गया। अगर घर का एक बच्चा बिगड़ जाता है तो हम ये नहीं कहते कि परिवार का जो मुखिया नहीं संभाला, दादा ने नहीं संभाला, दादी ने नहीं संभाला, ताई ने नहीं संभाला। वो एक परिवार की सामूहिक जिम्मेदारी है। आज कोई ये कहते कि चौधरी भूपेंद्र हुड्डा की वजह से कांग्रेस हार गई, ऐसा नहीं है। या दीपेंद्र हुड्डा की वजह से हार गई, ऐसा नहीं है। कोई कहते शैलजा की वजह से हार गई, ऐसा नहीं है। ये सबको जिम्मेदारी एक साथ लेनी होगी कि हमारी ये कमी आ रही है जिसकी वजह से हमारे। हुड्डा साहब सक्रिय राजनीति में रहेंगे अब जिस रूप में देख पा रहे थे, इसी रूप में? नहीं, वो तो मेरे हिसाब से रहेंगे, क्योंकि आज के दिन कांग्रेस पार्टी में अगर हम पुराने लोगों की बात कहें तो चौधरी वीरेंद्र सिंह, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, शैलजा, ये 3-4 चेहरे तो हैं, रणदीप सुरजेवाला, इनके आसपास राजनीति घूमती है। और नए लोगों को अगर हम अपरिपक्व लोगों को अगर हम जिम्मेदारियां सौंप देंगे तो उनको जो है फिर वो दिशा भ्रम होगा और कहीं ना कहीं नुकसान होंगे। तो इनका सक्रिय राजनीति में बने रहना मेरे हिसाब से जरूरी है और शायद वो बने भी रहेंगे। मेरा आखिरी सवाल ये आपसे होगा, ये भी कह रहे हैं दो भी जुबान में कुछ लोग, या पहले भी आरोप लगते रहे हैं, खुल के तो कोई कहता नहीं वैसे, कि हुड्डा साहब जेल जाने के डर से ये सत्ता है वो बीजेपी को है, वो सौंप दी है। ये बातें पहले भी चली, ये चलती रहेंगी आगे। क्या आप ये मानते हैं कि ऐसा हो सकता है कि एक जेल जाने के डर से हुड्डा साहब ने ये सत्ता है वो बीजेपी को परोस दी? इसमें कितनी सच्चाई मानते हैं? गाना नहीं, बातें हैं, बातों का तो ये तो बातें हैं, जितने मुंह होंगे उतनी बातें होंगी। अब ईडी के बारे में मुझे ज्ञान नहीं है और मैं ईडी के बारे में आपको ज्ञान पेलने लग जाऊं, मुझे सीबीआई की जांच की जानकारी नहीं है और मैं ज्ञान पेलने लग जाऊं,
तो जो आज के दिन जो लोग ज्ञान पेल रहे हैं ज्यादातर, से वो सोशल मीडिया के लोग हैं, से वो मीडिया समूह के लोग हैं, से वो आम जनता है, से राजनेता है, वो ज्ञान जो है वो अपरिपक्वता का कहीं ना कहीं दिखाई देता है। अगर उनको जेल जाने का डर होता तो आज वो इतने आगे तक नहीं पहुंचते, वो सामने नहीं खड़े होते, वो पहले सरेंडर कर चुके होते। जिस तरह और लोग बीजेपी में चले गए वो भी चले जाते अगर उनको इतना ही डर होता। तो ये मैं तो नहीं मानता कि वो डर की वजह से जो है ये चीजें कर रहे हैं। ये राजनीति है, राजनीति शेयर मार्केट का अप डाउन होता है। 3 दिन पहले, 4 दिन, 1 हफ्ते पहले तक कांग्रेस की 60 सीटें आ रही थी, हर कोई आप रुक के मार रहा था। जेपी दलाल जी खुद कह रहे थे, कांग्रेस के जो भारतीय जनता पार्टी के मंत्री तक, कांग्रेस की सरकार आ रही है लेकिन लंबी नहीं चलेगी। लेकिन 1 हफ्ते का अप डाउन, मैंने कहा ना शेयर मार्केट की तरह राजनीतिक जो स्थितियां हैं, और विशेष तौर पर चुनाव में एक बयान आपका चुनाव बदल देता है, एक गलती आपका चुनाव खराब कर देती है। तो ये चीजें हैं, और गलतियां इस 1 हफ्ते 10 दिन में बहुत ज्यादा हुई, जिसकी वजह से चुनाव खराब हुआ। तो इसमें ईडी या डी जो है वो मैं तो ज्यादा नहीं मानता, और वो बाकी समय और परिस्थितियां होती हैं। लेकिन अपरिपक्वता हो गई इस तरह की बातें कहना कि वो ड्रग की वजह से या कि और चीजों की वजह से उन्होंने चुनाव को लूज कर, मेरा मानना नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए।